हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 11 जो कि क्लास 46 है। इससे पहले हमने 1 से 45 तक की क्लासेस देख ली थी, 1 से 10 तक की यूनिट हमने देख लिए थे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो फोकस है वह प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवियों के बारे में है। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। तो प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। सबसे पहले कवि के रूप में है हमारे पास रांगे राघव। 1923 से 1962 ईस्वी इनका समय काल है। रांगे राघव का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अल्पायु में लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1942 ईस्वी में अकालग्रस्त बंगाल की यात्रा के बाद एक रिपोर्ताज तूफानों के बीच लिखा, जो हिंदी में चर्चा का विषय बना। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि थे। उन्होंने कविता के साथ साथ कहानियां, उपन्यास और आलोचनाएं भी लिखी। कविता के क्षेत्र में ये प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहे। अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली उनकी प्रबंधात्मक कृतियां हैं, जिसमें नवीन विषय योजना के साथ साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी लक्षित होते हैं। रांगे राघव वर्ष 1947 में हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1954 में डालमिया पुरस्कार, वर्ष 1957 और 1959 में उत्तर प्रदेश सरकार का पुरस्कार, 1961 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1966 में मरणोपरांत उन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उससे अनुप्रमाणित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। राह के दीपक कविता संग्रह को प्रगतिशील धारा में रखा जाता है, जिसमें युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है। रांगे राघव का काव्य संग्रह है पिघलते पत्थर, श्यामला, अजय खंडहर, मेधावी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया। अगले कवि हैं रामविलास शर्मा। 1912 से 2000 ईस्वी। रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 1912 ईस्वी में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में एक आलोचक, भाषा विज्ञानी तथा चिंतक के रूप में प्रसिद्ध रहे। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक कवि तथा आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य के विकास में रामविलास शर्मा का योगदान महत्वपूर्ण है। इन्हें हिंदी की प्रगतिशील आलोचना को व्यवस्थित करने तथा यथार्थ दृष्टि प्रदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में इनकी काव्य रचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हुई हैं। ये प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री तथा हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इनकी कविताओं का सौंदर्य, सादगी, वेग और सहजता है। रूप तरंग, सदियों से सोए जाग उठे, प्रतिनिधि कविताएं, चांदनी, परिणति, सिलहार, शारदिया, नीलाभ झील पर, दीवा स्वप्न इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामविलास शर्मा जी वर्ष 1986 से 1987 में हिंदी अकादमी के प्रथम सर्वोच्च सम्मान शलाका सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं। इसके अतिरिक्त 1991 में इन्हें प्रथम व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो रामविलास शर्मा जी 1986 से 87 में हिंदी अकादमी के प्रथम सर्वोच्च सम्मान शलाका सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं। तो शलाका सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं। प्रथम सर्वोच्च सम्मान जो मिला था वह है रामविलास शर्मा जी को। फिर है नागार्जुन। 1911 से 1998 ईस्वी। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में अपने ननिहाल सतलखा गांव, जिला मधुबनी, बिहार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली में ये यात्री नाम से काव्य लिखते थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि यात्री नाम से काव्य कौन लिखता था, तो नागार्जुन यात्री नाम से काव्य लिखते थे।
ये दीपक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के बाद इन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया। ये प्रगतिवादी काव्य के सशक्त हस्ताक्षर कहलाते हैं। राजनीति रूप से साम्यवादी विचारधारा के कवि थे। यही कारण है कि इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। इन्होंने जीवन के संघर्ष, कष्ट आदि की अनुभूतियों को लेकर आक्रोश, भ्रष्टाचार, अखंडता, मजदूर, किसानों की लाचारी पर खूब लिखा है। इनकी कविताओं में मानवीय पीड़ा का स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी के कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन ने प्रचंड आत्मविश्वास के साथ समाज में उभरने वाली विसंगतियों पर चोट की है। उन्होंने हमेशा जनता का पक्ष लिया है। नागार्जुन की मूल चेतना सामाजिक अन्याय के प्रतिकार में व्यक्त होती है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत में औपचारिक अंतरों को छोड़कर कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ। ना ही भूख कम हुई, ना ही अशिक्षा, ना ही वंचित वर्गों के साथ होने वाला अन्याय। नागार्जुन ने इन सभी पक्षों को अपनी कविता में खुलकर व्यक्त किया है। उनकी मूल संवेदना मार्क्सवादी है, किंतु इन पक्षों की अभिव्यक्ति के दौरान जहां मार्क्सवाद की यांत्रिकता भी उनके आड़े आई, उन्होंने उसको भी फटकार दिया। नागार्जुन ने भूख के प्रभाव और भोजन की प्राप्ति के असीम सुख का प्रस्तुतिकरण किया है। भूख सिर्फ मनुष्य की नहीं बल्कि हर मूल प्राणी की है। नागार्जुन अपनी कविता प्रेत का बयान में भुखमरी के शिकार मृत्यु को प्राप्त एक अध्यापक की दशा का यथार्थ चित्रण करते हैं। अकाल और उसके बाद कविता में भी उन्होंने भूख की भयावह स्थिति का वर्णन करते हैं। नागार्जुन अपनी व्यंग कथा रचना चना जोर गरम में भ्रष्टाचारी एवं स्वार्थपरक अवसरवादी लोगों की पोलें खोलते हैं। नागार्जुन की भस्मांकुर कृति में बरवय छंद का प्रयोग हुआ है। नागार्जुन जन जन के कवि हैं, वंचित वर्गों के कवि हैं। वे स्वयं की वेदना तक सीमित नहीं रहे बल्कि उन्होंने दलित समस्या पर चिंतन और लेखन भी किया है। उनकी कविता हरिजन गाथा सिद्ध करती है कि व्यक्ति की संवेदना सिर्फ जन्म के संयोग से निर्धारित नहीं होती। वे इस कविता में दलितों की मुक्ति के लिए सशक्त क्रांति का आह्वान करते नजर आते हैं। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं युगधारा 1956 ईस्वी, सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, तुमने कहा था 1980 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कामासीन जिला बांदा में हुआ था। ये प्रगतिवादी वर्ग के काफी सशक्त कवि थे। उनकी कविताएं राजनीति, प्रकृति प्रेम और समाज से संबंधित रही हैं। विचारों से मार्क्सवादी होने के कारण इन्होंने शोषण, दमन एवं अत्याचार का विरोध किया है। केदारनाथ जी ने शोषक वर्ग को गिद्ध की संज्ञा दे डाली है। उन्होंने पूंजीपतियों की क्रूरता पर खुलकर प्रहार किया है। उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक एवं आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें आदि। नींद के बादल काव्य रचना में अग्रवाल जी ने प्रणयानुभूति परक रचनाएं लिखी हैं। युग की गंगा में कवि का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी एवं भौतिकतावादी हो जाता है। युग की गंगा रचना में केदार जी ने विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया है। इसमें जीवन की विषमताओं और विसंगतियों के प्रति घृणा एवं विद्रोह की भावना तीव्र हो जाती है। वह शहरी जीवन के वैभव से दूर हटकर ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं के चित्रण की ओर अग्रसर होता है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि होने के बावजूद प्रकृति चित्रण के लिए अधिक प्रसिद्ध रहे। उन्होंने अपनी कविता में ग्रामीण प्रकृति के चित्र उतारे हैं। खेत खलिहानों के चित्र, पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ आदि पर उनकी कविताएं हैं। खेतों में लहराते हुए जीवन के अंकन में कवि को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। केन नदी की कलकल करती ध्वनि उन्हें अत्यधिक प्रिय होने के कारण उन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। तो केन के कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? केदारनाथ अग्रवाल को। अग्रवाल जी खेत का दृश्य नामक कविता में उन्होंने धरती को राधा
एवं कृषक को कृष्ण की उपमा दी है। आसमान इसका दुपट्टा और धानी फसल इसकी घगरिया है। केदारनाथ जी की राजनीतिक कविताएं भी असली जनवादी कविताएं हैं। प्रगतिवादी कविता का संबंध जन साधारण से ही होता है। अग्रवाल जी ने कविता चंदू और चैत में ग्रामीण युवकों की यथार्थ जिंदगी का चित्र प्रस्तुत किया है। केदारनाथ जी ने अपनी कविता बंगाल का अकाल में गरीबी, लाचारी एवं भुखमरी का जो मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है वह उनकी यथार्थवादिता को प्रदर्शित करता है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल की गणना भाव, विचार और शिल्प के स्तर पर अलग अलग पहचान के रूप में की जाती है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषता जीवन और उसकी रागात्मकता का साक्षात्कार करना है। शैलीकार के रूप में मुक्त छंद एवं गीत के छंदों का प्रयोग इन्होंने बड़ी सहजता से किया है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 व फूल नहीं रंग बोलते हैं के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। त्रिलोचन शास्त्री 1917 से 2007 ईस्वी हिंदी की प्रगतिशील कविता के त्रयी स्तंभों में से प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में 20 अगस्त 1917 में हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। तो यह भी पूछा गया है त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। शास्त्री जी हिंदी में प्रयोग धर्मिता के समर्थक थे। वे नव प्रयोगों से भाषा को समृद्ध बनाने के पक्षधर थे। वे नव लेखकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्हें हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। हिंदी सानेट का साधक त्रिलोचन शास्त्री को। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहानी, गीत, गजल और आलोचना से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उन्होंने भाषा शैली के माध्यम से अपनी अलग छाप छोड़ी है। उनके काव्य में समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज मौजूद है। त्रिलोचन ने लोक भाषा अवधी और प्राचीन भाषा संस्कृत से प्रेरणा लेकर काव्य सृजन किया है, जिससे उनके काव्य पर दोनों भाषाओं का प्रभाव दिखता है। उनकी भाषा हिंदी कविता की परंपरागत धारा से जुड़ी हुई है, जिससे भाषा में आधुनिकता की सुंदरता और सुवास है। उन्होंने गीत, गजल, सानेट, कुंडलियां, बरवै, मुक्त छंद आदि प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है। सानेट के संस्थापक कवि त्रिलोचन हिंदी जाति के परंपरा के कवि हैं। सानेट के संस्थापक कौन है? कवि त्रिलोचन। प्रकृति का वैविध्य और आत्मीय रूप इनकी कविताओं में अनायास ही देखने को मिलता है। त्रिलोचन जी की कविताओं में नाटकीयता और बातचीत दोनों का सुख दिखाई पड़ता है। त्रिलोचन जी ने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। कविता संग्रह है धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए दिन, शब्द अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर, चैती, अन कहानी भी। जीने की कला 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें ताप के ताए हुए दिन कृति के लिए पुरस्कृत किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया बिहार नामक, जो बिहार में है, नामक स्थान पर वर्ष 1908 में हुआ था। दिनकर जी 1950 से 1952 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। वर्ष 1952 में इन्हें भारत की प्रथम संसद में राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ये 12 वर्ष तक सांसद रहे। भारत सरकार ने इन्हें 1965 से 1971 तक हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। कृतियां, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? दिनकर ने गद्य पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं लिखी हैं। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, छंदगीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवात, सीपी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, कोयल और कवित्व, आत्मा की आंखें, उर्वशी जो कि इनका महाकाव्य है, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जो कि इनका खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी।
प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कवि और रचनाएं। रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चूनर 1944, बरसात के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957 ईस्वी। फिर है केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी, नींद के बादल, युग की गंगा 1947, लोक और आलोक, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें 1981 ईस्वी, कहे केदार खरी खरी 1983 ईस्वी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, पुष्पदीप, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप इनके प्रमुख रचनाएं हैं। फिर है नागार्जुन 1911 से 1998 ईस्वी। प्रमुख रचनाओं में है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, हजार हजार बाहों वाली 1981, इस गुब्बारे की छाया में तुमने कहा था 1980, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी, भूमिजा, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी, तालाब की मछलियां 1975 ईस्वी, रत्नगर्भ, भस्मांकुर 1971 ईस्वी। फिर हैं रांगे राघव 1923 से 1962 ईस्वी, अजय खंडहर 1944 ईस्वी, मेधावी 1947, पांचाली 1955, राह के दीपक, पिघलते पत्थर। शिवमंगल सिंह सुमन 1915 से 2002 ईस्वी। प्रमुख रचनाएं हिल्लोल पर आंखें नहीं भरी, मिट्टी की बारात, एशिया जाग उठा है, जल रहे हैं दीप, जलती है जवानी, प्रलय और सृजन। फिर है अंत में त्रिलोचन शास्त्री 1917 से 2007 ईस्वी। त्रिलोचन शास्त्री। प्रमुख रचनाएं हैं धरती 1945, दिगंत 1957, शब्द 1980, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी, उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी, अर्धान 1983 ईस्वी, गुलाब और बुलबुल 1985 ईस्वी, फूल नाम है एक 1985, चैती 1987, सबका अपना आकाश 1987, अमोला 1990 ईस्वी। तो दोस्तों यह था हमने पढ़ा किसके बारे में, प्रगतिवाद के बारे में, और प्रगतिवाद के जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में भी पढ़ा। तो अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम प्रयोगवाद। तो अगली वीडियो में मिलते हैं प्रयोगवाद के साथ। फुल वीडियो है दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।